प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनटीए नेट प्रिपरेशन में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राष्ट्रीय एकीकरण या नेशनल इंटीग्रेशन का। उसके अंतर्गत हमने दो क्लासों को पढ़ लिया है, जिसमें एक में मैंने आपको थोड़ा सा राष्ट्रीय एकता का अर्थ समझाने की कोशिश की थी और दूसरी कक्षा में हमने राष्ट्र, प्रांत, देश और राज्य में अंतर को समझा था। उसके पश्चात अब इसके भीतर अगर हमको राष्ट्रीय एकीकरण को समझना है और बेहतर समझना है तो उसके लिए हमको एक शब्द का और अध्ययन आज करना पड़ेगा, वह है राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण ये टॉपिक हमारा बढ़ा जा सकता है। इस टॉपिक पे हमको 2-3 दिन लग सकते हैं राष्ट्र निर्माण पे। तो राष्ट्र निर्माण को जब हम समझेंगे उसके पश्चात कहीं ना कहीं जब राष्ट्र का निर्माण होगा एकीकरण तभी किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई सी चीज़ को जब निर्मित किया जाएगा तो उसके बाद ही उसे एकीकृत किया जा सकता है। तो वही चीज़ राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में भी या राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में भी आती है। या सीधा सीधा यह कह लें कि अगर हम देशों की बात करें तो देशों का जो उद्देश्य, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण अब किसी भी राष्ट्र का, अगर भारत राष्ट्र की बात करें, इसी के निर्माण की हम बात कर लें, भारत राष्ट्र को लेते हुए हम आसानी से क्या है राष्ट्र निर्माण को समझ सकते हैं। तो भारत का आज़ादी से पूर्व राष्ट्र निर्माण कुछ अलग था 1947 से पूर्व, और 1947 के पश्चात राष्ट्र निर्माण कुछ अलग है। यानी कि राष्ट्र निर्माण उस समय हम एक राष्ट्र के रूप में थे, किंतु उपनिवेशवाद से अपने आप को स्वतंत्र कराना वही हमारे लिए राष्ट्र निर्माण था कि हम एक उपनिवेशवाद का अंत करेंगे, ब्रिटिश प्रांत से अपने आप को मुक्त कराएंगे। और आज जब हमने उसको प्राप्त कर लिया है 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा राष्ट्र निर्माण कुछ अलग है। जैसे क्योंकि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य हैं, और लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में जो सरकार होती है उसका दायित्व होता है कि अपने नागरिकों की अधिक से अधिक सेवा करें। बुजुर्ग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़े हुए समुदाय के लोग हैं, तो उन सब का क्या करे, कल्याण करे। तो उस दिशा में आज अगर सरकारें कार्य कर पा रही है तो वो राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है। और राष्ट्र निर्माण कोई एक मुखी प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्र निर्माण एक मुखी प्रक्रिया नहीं है। एक मुखी यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ही राष्ट्र निर्माण का कार्य करेगी, या फिर सिर्फ जनता ही राष्ट्र निर्माण का कार्य करेगी, या फिर कोई विशेष समुदाय ही राष्ट्र निर्माण का कार्य करेगा। तो राष्ट्र निर्माण क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है। इसमें बहुत अलग अलग रूप में हम राष्ट्र निर्माण को देखते हैं। राष्ट्र निर्माण होगा एक ही कि राष्ट्र का निर्माण होगा, किंतु उसमें बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुत सारे लोगों का क्या होगा, सहयोग होगा अपनी अपनी तरफ से। अगर एक जो सफाई कर्मी है वो अपना कार्य, सफाई का कार्य जो है उस सफाई के कार्य को अपनी लगन के साथ कर रहा है तो वो भी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है। और एक वैज्ञानिक जो देश में बड़े बड़े सैटेलाइट बनाकर, देश में बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिक नव सृजन कर अगर देश को कुछ दे रहा है तो वो भी राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा है। तो इसको आज हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि किसे राष्ट्र निर्माण कहते हैं। तो राष्ट्र निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और निर्माण। तो वैसे तो मैंने आपको कल भी राष्ट्र जो शब्द है उसका अर्थ समझाया था, किंतु आज थोड़ा सा उसे और देख लेते हैं कि राष्ट्र जो शब्द है वो अंग्रेजी के नेशन शब्द से लिया गया है, और जो अंग्रेजी का नेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के नेटस शब्द से लिया हुआ है, NATUS।
NATUS, इस नेटस शब्द से लिया हुआ है और जिसका अर्थ होता है जन्म। जन्म, जिसका अर्थ होता है जन्म। तो इस नेटस शब्द का अर्थ होता है जन्म, या यूं समझ लीजिए कि समान जातीय या नस्लीय, यानी कि एक ही जातिगत जो जन्म हो रहा है, या एक जाति के भीतर जितने भी जन्म हो रहे हैं, और यह समान जातीय, जो एक ही जाति उसे समझ लीजिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। तो यानी कि जो नेशन शब्द आया है वो एक नेटस शब्द से आया है, और जो कि समजातीय लोगों के समूह को कहा जाता है। यहां से ये शब्द आया। अब इसका अभिप्राय आपका स्पष्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो राष्ट्र है और राष्ट्रीयता है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता, तो कहीं विद्वान राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या है, दोनों में अंतर करते हैं। दोनों में क्या मानते हैं? भेद मानते हैं। क्यों? क्योंकि भेद का अर्थ यह है कि राष्ट्र के अंतर्गत ही राष्ट्रीयता होगी, ये मानना। कहीं विद्वान ऐसा मानते हैं, जबकि मैंने कल भी आपको बताया था कि कहीं विद्वान यह मानते हैं कि राष्ट्र, जो राष्ट्रीयता है वो जरूरी नहीं है कि आपकी एक राष्ट्र के भीतर हो। आप जर्मन राष्ट्रवाद देख सकते हैं, जो कि विश्व के विभिन्न कोने में जहां जहां फैला हुआ है, तो वो एक उनका राष्ट्रवाद है। इसके अतिरिक्त आपने इजराइल के राष्ट्रवाद को देखा कि इजराइल के लोग जहां जहां फैले हुए थे, यहूदी धर्म के लोग, वो आए और इजराइल में बसे, तो तब जाके एक राष्ट्र आया, सीमा, राष्ट्रीय सीमा उनकी बनी, वरना वो विश्व के विभिन्न कोने में फैले हुए थे। तो कहीं विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीयता के लिए एक सीमांकन होना जरूरी है, और कहीं इसके विश्व के किसी भी कोने में इनको जो राष्ट्र है उसको विश्व की सीमा से या देश की सीमा से बाहर भी राष्ट्र को मान लेते हैं। तो ये इनमें क्या है? विभेद है। तो इस विभेद पर फिलहाल थोड़ा सा बस ये आपको समझाने के लिए था। और इस विभेद पर जो विद्वान हैं उनके अगर हम कथनों को देखें, तो सबसे पहले जेम्स ब्राइस महोदय का कथन देखने में आता है। इनका मानना है कि राष्ट्रीयता का अभिप्राय ऐसे लोगों से है जो भाषा और साहित्य, आदर्शों, रीति रिवाजों और परंपराओं और इसी प्रकार के अन्य तत्वों द्वारा क्या है, इस प्रकार आपस में एक दूसरे से संबंधित हों कि एक सामंजस्यपूर्ण इकाई का निर्माण हो, और जो ऐसे ही तत्वों में बंधे हैं, अन्य जन समूहों से भिन्न हो। कहने का अर्थ यह है, आप इसको ऐसे समझिए कि भाषा, साहित्य, रीति रिवाज, परंपरा, इस आधार पर जब कुछ व्यक्ति बंधे हुए हैं तो वो क्या है? राष्ट्रीयता है। और अलग ऐसे ही भाषा, साहित्य के आधार पर अगर कोई दूसरा गुट है तो वो उससे क्या हो? अलग हो, तो इसको राष्ट्रीयता कहा जाएगा। एक को एक की राष्ट्रीयता और दूसरे जो गुट है उसको दूसरे की राष्ट्रीयता कहा जाएगा। ये जेम्स ब्राइस महोदय कहना चाहते हैं। किंतु राष्ट्र वह राष्ट्रीयता है जिसने अपने आप को एक राजनीतिक समूह के रूप में संगठित कर लिया हो, और जो या तो आजाद है या आजाद होने की इच्छुक। ठीक है, राष्ट्रीयता क्या है? जब आप जाति, धर्म या वेशभूषा, खान पान, संस्कृति, किसी भी आधार पर संगठित है, तो वो क्या है? राष्ट्रीयता है। और राष्ट्र क्या है? जब इस राष्ट्रीयता ने क्या है? राजनीतिक समूह के रूप में अस्तित्व प्राप्त कर लिया हो। राजनीतिक समूह यानी कि राजनीतिक, जहां सरकार होगी वो राजनीतिक समूह होगा, जहां राज्य के 4
तत्व विद्यमान होंगे वो राजनीतिक समूह होगा। तो जब ऐसी विजय को आपने प्राप्त कर लिया है तो आप क्या हैं, एक राष्ट्र है। यानी कि राष्ट्रीयता पहले है और राष्ट्र बाद में है। जबकि कुछ विद्वान क्या है, पहले राष्ट्र मानेंगे उसके बाद राष्ट्रीयता मानेंगे। यानी कि अगर हम भी देखें तो जब हम भारत में रह रहे हैं इसीलिए हम भारतीय हैं और भारतीयता हमारी राष्ट्रीयता है। किंतु अगर इसे दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले हमने भारत का निर्माण किया। सीमा तो विश्व में अनेकों सीमाएं हैं, इजराइल की कोई सीमा नहीं थी 1948 से पूर्व, हमने उसको सीमांकित किया, पहले राष्ट्र बनाया, पहले राष्ट्रीयता थी। इजराइल के बनने से पहले यहूदी धर्म की अपनी या राष्ट्र थे, वो राष्ट्रीयता थी उनकी कि हाँ वो क्या है, सांस्कृतिक रूप से यहूदी धर्म से जुड़े हुए थे। उन्होंने जाके राष्ट्र बनाया इजराइल में और उसके पश्चात वहाँ रहना सुनिश्चित किया। तो यानी कि राष्ट्रीयता पहले थी, राष्ट्र उन्होंने बाद में बनाया। भारत के संदर्भ में बात करें तो उसको दोनों ही दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि भारत पहले से था और भारतीय राष्ट्रीयता पहले से थी। हमने भारत को क्या है, उसको उसका पुनर्निर्माण किया ये कह सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश आए थे उनसे हमने इसे आज़ाद कराया और अपने जो पुराने जो आज़ाद यानी कि जो हमारे मूल्य ब्रिटिश समाप्त कर रहे थे उन मूल्यों से हमने, जो हमारा मुख्य लक्ष्य था वो क्या था, ब्रिटेन्स को भगाना, उसे हमने प्राप्त किया। तो यूं कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण किया। तो ये थी राष्ट्र निर्माण, यानी कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है। तो दो आधार पर हो सकता है। एक तो आपने उपनिवेशवादी ताकतों को समाप्त किया तो वो आपका राष्ट्र निर्माण है। किंतु अब थोड़ा उपनिवेशवादी ताकतों का भी देखते हैं कि उन्होंने भी आखिर राष्ट्र निर्माण किया, उन्होंने भी राष्ट्र निर्माण माना है। और राष्ट्र निर्माण किसको माना है, अधिक से अधिक उपनिवेश बनाना, उसे राष्ट्र निर्माण माना है। जैसे अगर साम्यवादी जो राष्ट्र हैं उनको देखें तो उनका कार्य क्या है, अतिक्रमण की उनकी नीति रहती है। आपका पड़ोसी राष्ट्र है चाइना, उसकी नीति आपने देखा होगा, अतिक्रमण की नीति है। तो उनका राष्ट्र निर्माण क्या है, कहाँ से हमको सीमाएं दूसरे देश की प्राप्त होती रहे, वो उनका राष्ट्र निर्माण है। कहीं ना कहीं अपने साम्राज्यवाद उसे कहते हैं वैसे, तो उस साम्राज्य का बढ़ावा करना वही उनका राष्ट्र निर्माण है। तो मेरा ख्याल है अब आप राष्ट्र निर्माण को समझे होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो राष्ट्र निर्माण के जो 5 आवश्यक शर्तें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कार्ल जे फ्रेडरिक महोदय ने 5 आवश्यक शर्तें राष्ट्र निर्माण के लिए बताई है। और राष्ट्र निर्माण में जो व्यक्ति है, उनके जो राष्ट्र है उसके पास ये विशेषताएं होना आवश्यक है। पहली है स्वतंत्रता या स्वतंत्र। राष्ट्र क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है। राष्ट्र स्वतंत्र होंगे। दूसरी है सुसंगठित। दूसरी है राष्ट्र क्या होंगे, सुसंगठित होंगे। तीसरा है राजनीतिक दृष्टि से संगठित। राजनीतिक, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, राजनीतिक दृष्टि से संगठित। उसके पश्चात पहला है स्वतंत्रता, ये स्वतंत्र। दूसरा है सुसंगठित। तीसरा है राजनीतिक दृष्टि से संगठित। अब उसके पश्चात चौथा है स्वायत्तशासी। स्वायत्तशासी, इस पे मैं अभी चर्चा करूंगा। स्वायत्तशासी। और अंतिम और पांचवा है आंतरिक रूप में वैध।
आंतरिक रूप में वैध। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र किसे कहेंगे। यानी कि जब राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा तो उससे क्या है, उसने अपने आप की स्वतंत्रता, भारत को ही देख लीजिए, तो 1947 में ब्रिटेन से अपने आप को आज़ाद कराया, तो क्या है, वो बाहरी नियंत्रण से क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। ये उसकी पहली विशेषता है। ये राष्ट्र की क्या हो गई, पहली विशेषता हो गई कि राष्ट्र क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ये राष्ट्र की विशेषताएं हैं। दूसरा, वह सुसंगठित होगा। सुसंगठित मतलब चाहे विभिन्न धर्मों के लोग उसमें हों, चाहे विभिन्न संस्कृतियों के लोग उसमें हों, जैसे भी हों, या एक ही संस्कृति के लोग हैं, पर वो आपस में क्या होंगे, सुसंगठित होंगे। तो उसको आपस में, यानी कि उनमें क्या होंगे, विद्वेष हो सकते हैं, किंतु इस स्तर पे नहीं होंगे कि वो आपस में क्या है, राष्ट्रीय या राष्ट्र की जब बात आएगी, राष्ट्रीय महत्व की जब बात आएगी, तो उनके वो विद्वेष बने रहें। तो उस स्थिति तक उनकी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। उस दौरान वो क्या होंगे, आपस में सुसंगठित होंगे। तो दूसरी विशेषता राष्ट्र की हुई सुसंगठित। तीसरा है राजनीतिक दृष्टि से संगठित। यानी कि राजनीतिक दृष्टि से संगठित यानी कि उनके पास सरकार जैसा तत्व होगा, और उसमें क्या है, सभी लोगों की भागीदारी, चाहे जो भी तरीका हो सकता है, तो उस रूप में क्या है, वो संगठित रहेंगे। राजनीतिक रूप से क्या है, संगठित रहेंगे। कि अगर कोई पक्ष, चाहे अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो कोई पक्ष की विजय होती है तो उसको स्वीकार किया जाएगा, उसका विरोध नहीं किया जाएगा। अगर विरोध करते हैं तो फिर क्या होगा, द्वंद्व होगा। तो राजनीतिक दृष्टि से क्या होंगे, संगठित रहेंगे। और शासन व्यवस्थाओं में क्या है, जो राजनीतिक व्यवस्था होगी उसमें भागीदारी करेंगे, यानी कि उस राजनीतिक व्यवस्था पर उनका क्या होगा, विश्वास होगा। तो उसे हमने कहा राजनीतिक दृष्टि से संगठित। चौथी विशेषता है स्वायत्त शासी। स्वायत्त शासी यानी कि ऑटोनोमस बॉडी होगी। ऑटोनोमस यानी कि किसी के अधीन कोई राष्ट्र नहीं होगा। जैसे अगर 1947 से पूर्व का भारत को देखें तो भारत क्या था, ब्रिटिश के अधीन था। और ऐसे बहुत सारे देश थे जो कि ब्रिटेन या फ्रेंच, जो यूरोपीय राष्ट्र थे, उनके अधीन थे। तो उनको उस समय, उस दौरान हम राष्ट्र नहीं कह सकते थे। तो स्वायत्त शासी यानी कि अपना शासन, जो मैंने कल संप्रभुता की बात की थी और बार बार करता हूँ, उस संप्रभुत शक्ति क्या है, किसी राष्ट्र के पास होगी, उसी को स्वायत्त शासी कहा जाता है। यानी कि अपना शासन वो स्वयं कर रहा है। और लास्ट है आंतरिक रूप में वैध। आंतरिक रूप में वैध का अर्थ यह है कि देश की सरकार जो भी कार्य कर रही है, उस कार्य को उसकी जनता का समर्थन होगा। और विश्व समूह चाहे कुछ भी कहे, उस राष्ट्र को, उस जनता का समर्थन होगा। उसके कार्य जो है, जिस प्रकार के कार्य कर रहा है, हो सकता है विश्व के अन्य राष्ट्र उसकी आलोचना करें, किंतु उस जनता का उसको समर्थन प्राप्त होगा। तो ऐसे को हम, ऐसे अगर कोई देश है तो उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं। तो अब मैंने ये आपको बताया राष्ट्र। अब बात आती है राष्ट्र के साथ निर्माण शब्द की। निर्माण यानी कि आप जानते हैं, निर्माण का सीधा सीधा अर्थ होता है रचना करना या बनाना। निर्माण उसी को कहते हैं जब आप कुछ बनाते हैं या कुछ ही चीज का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, रचना करते हैं। तो अब राष्ट्र निर्माण में आप राष्ट्र का कैसे निर्माण करेंगे, यानी कि जब जो राष्ट्र के 5 तत्व हैं, स्वतंत्र, सुसंगठित, राजनीतिक दृष्टि से संगठित, स्वायत्त शासी और आंतरिक रूप से वैध, इन तत्वों को आप किसी राष्ट्र में
या अगर राष्ट्र नहीं है तो किसी देश में, किसी राज्य में इन तत्वों को विद्यमान करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है, आप राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। यानी कि देश क्या है, राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा है। और इन्हीं तत्वों को अगर किसी राष्ट्र में आप समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो राष्ट्र को क्या कर रहे हैं, जो राष्ट्र है उसको खंडित करने की कोशिश आप कर रहे हैं। यानी कि चाहे आप उसकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी जो सुसंगठित हैं लोग वहाँ उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वायत्तशासी जो अगर कोई देश स्वतंत्र है आप दूसरे देशों के साथ मिलकर उसको समाप्त, उसकी स्वतंत्रता समाप्त करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए राष्ट्र निर्माण और कुछ नहीं है, जो राष्ट्र के 5 मैंने तत्व बताए, राष्ट्र के 5 तत्व कह सकते हैं इन्हें, कि राष्ट्र के लिए जो 5 महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए स्वतंत्र सुसंगठित, उन तत्वों को अगर आप सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं तो आप राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। और उन तत्वों को आप अगर किसी भी रूप में, चाहे आप आंतरिक रूप से विद्रोह कर रहे हैं, चाहे आप दूसरे देश के साथ मिलकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे आप भ्रष्टाचार के रूप में पहुंचा रहे हैं, चाहे आप अब करने कर्तव्यों को पूरा कर नहीं करके पहुंचा रहे हैं, किसी भी रूप में, किंतु अगर आप इन 5 तत्वों पर मदद कर रहे हैं तो आप राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, और इन 5 तत्वों पर मदद नहीं कर रहे हैं या इनको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप राष्ट्र निर्माण में क्या है, बाधक है। तो मेरा ख्याल है जो राष्ट्र निर्माण से संबंधित आज का टॉपिक था वो आपके समझ में आ पाया होगा। टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच गया, तो आप लोगों को अगर समझ में आया है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि मैंने कई दिन आपसे कहा है कि कोई भी टॉपिक हो उस पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए कीजिए। आप लोग ऐसा कम ही करते हैं, तो अगर समझ में आया है तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का धन्यवाद।